नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम लोग इमारती लकड़ी उद्योग में पादप जो कि हमारी यूनिट फर्स्ट है उसके सेकंड लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग कास्ट के भौतिक गुण, कास्ट के रासायनिक गुण और कास्ट के प्राकृतिक संशोषण के बारे में अध्ययन करेंगे। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप जाकर के देख लीजिएगा। और इस यूनिट का लेक्चर फर्स्ट मैंने पहले ही पढ़ा रखा है, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप उसको भी जाकर के देख लीजिएगा। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इमारती कास्ट के गुण। इमारती कास्ट को सामान्य कास्ट से निम्न गुणों के आधार पर अलग किया जा सकता है। इमारती कास्ट जो होती है, जो अन्य कास्ट होती है, उनमें कुछ गुणों के आधार पर उन्हें अलग किया जा सकता है, जिनमें उनके भौतिक और रासायनिक गुण सम्मिलित है। तो जो ये निम्नलिखित नीचे लिखे हुए गुण हैं, जिसको आप लोग पढ़ेंगे, उसी आधार से जो इमारती लकड़ी होती है उसको सामान्य लकड़ी से अलग किया जाता है। कास्ट के भौतिक गुणधर्म। ये कास्ट के भौतिक गुणधर्म होते हैं। सबसे फर्स्ट हो जाता है तनन सामर्थ्य। कास्ट की वह क्षमता जो उसे विपरीत दिशाओं से लगने वाले बलों को सहने की क्षमता प्रदान करती है, तनन सामर्थ्य कहलाती है। मान लीजिए ये कास्ट है, आपने दोनों दिशाओं से, विपरीत दिशाओं से बल लगा रखा है, लेकिन वो क्या कर रही है, बल को सह रही है, तो यह क्षमता जो होती है उसकी तनन सामर्थ्य कहलाती है। सेकंड है अपरूपण सामर्थ्य। अपरूपण सामर्थ्य वह प्रतिबल होता है जो कास्ट द्वारा अपने तंतुओं को अपने विरुद्ध, अपने स्थान से खिसकने वाले बलों को विरुद्ध लगाया जाता है, अपरूपण सामर्थ्य कहलाता है। जब आप किसी कास्ट पर आप बल लगाओगे तो वो उसमें जो तंतु पाए जाते हैं वो इस स्थान से ना खसके, तो उस कास्ट द्वारा भी उस बल पर एक प्रतिबल लगाया जाता है, विपरीत बल लगाया जाता है, उसी को बोला जाता है अपरूपण सामर्थ्य। थर्ड है संदलन और अथवा संपीड़न सामर्थ्य। उच्च संपीड़न क्षमता वाले कास्ट ही भवन, पुलों के खंभे के रूप में प्रयुक्त की जाता है। जिनका संपीड़न उच्च होता है उन्हीं को इन जगह पर यूज किया जाता है, जैसे भवन, पुल, खंभे वगैरह हो गए। यह कास्ट की अपने घटकों के क्रसिंग का प्रतिरोध करने की क्षमता है। उसमें जो घटक पाए जाते हैं वो सब ना टूटे, तो इसी का प्रतिरोध करता है संपीड़न और सामर्थ्य बल। चौथा आ जाएगा वंकन सामर्थ्य। कास्ट की वह क्षमता जो उसे विभिन्न बलों के लगने पर उसे टूटने से रोकती है। वंकन सामर्थ्य तनन, अपरूपण एवं संपीड़न तीनों प्रकार के सामर्थ्य के सम्मिलित प्रभाव के कारण उत्पन्न होता है। ये जो तीनों प्रकार के आप लोगों ने बल पढ़े, जो प्रतिबल पढ़े, लगता है लकड़ियों पर पाया जाता है, इमारती लकड़ियों पर, तो इन सबसे मिलकर ही जो होता है बंकन सामर्थ्य, मतलब बंकन सामर्थ्य की क्षमता उत्पन्न होती है। और ये ऐसा गुण होता है कि वो लकड़ी पर जो लगने वाले विभिन्न बल होते हैं उससे लकड़ी टूटे ना, इसलिए लगते हैं, तो इसी को बंकन सामर्थ्य कहा जाता है। फिर आपका आ जाएगा पचमा दुर्मर्यता। कास्ट का वह गुण जिसके कारण वह अपने आकार में परिवर्तन के विरुद्ध प्रतिरोध करता है, दुर्मर्यता कहलाता है। अब वो अपने जो उसका रियल आकार है, यदि आप लोग उस पर बल लगाएंगे तो उसमें तो परिवर्तन होगा, इसका इसलिए वो विरुद्ध करता है। यही जो प्रतिरोध होता है दुर्मर्यता कहलाता है। फिर आ जाएगा चर्मरता। यह कास्ट की वह क्षमता होती है जिसके फलस्वरूप वह निरंतर बलपूर्ण आघातों को सहने की क्षमता से परिपूर्ण होता है। चर्मलता के गुण के कारण ही कास्ट निरंतर या पुनरावृत्त आघातों से फटता नहीं है। आप लगातार किसी लकड़ी को काटते रहते हो, लेकिन उसमें क्या, चर्मलता का गुण पाया जाता है, जिस कारण से वो इतना जल्दी फटता नहीं है, आघातों को सहन करता रहता है। फिर सतमा है गुण लचीलापन। वह गुण जिसके कारण कास्ट प्रतिबल की उपस्थिति में अस्थायी रूप से विकृत हो जाता है। जैसे ही आप लोग इमारती लकड़ी है उस पर आप लोग बल लगाओगे तो अपने आकार से हट जाएगी, लेकिन जैसे ही आप बल हटाओगे उसके पश्चात वो पुनः अपने सामान्य अवस्था में आ जाती है। ये संभव हो पाता है उसके लचीलेपन के कारण। फिर आठवां है विदलता। यह गुण कास्ट के विपाटन की सरलता को दर्शाता है। निम्न विपाटन वाले कास्ट अच्छे माने जाते हैं।
9वां है कठोरता, हार्डनेस। यह घर्षण या रगड़, टूट फूट आदि के प्रति प्रतिरोध की क्षमता है। अल्प संरचना और अंधसंरचना कठोरता को बढ़ाती है। तो जैसे आप लोगों ने लकड़ी को घर्षण किया, कहीं पे रगड़ा, टूटा फूटा, इन सब का प्रतिरोध जो होता है वो उसकी कठोरता के कारण ही हो पाता है। फिर आ जाएगा 10वां है टिकाऊपन। दीमक, कीट, जीवाणु, काष्ठ, कवक आदि के आक्रमण को रोकने की काष्ठ की स्वक्षमता उसके टिकाऊपन को सूचित करती है। कहीं पड़ी हुई होगी काष्ठ, तब उसमें पानी वगैरह पड़ेगा, जलवायु में परिवर्तन होगा तो उसमें दीमक वगैरह लग जाते हैं, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं खराब हो पाती है। उसका कारण क्या है कि उसमें टिकाऊपन का गुण पाया जाता है। फिर 11 नंबर है नमी। विभिन्न प्रकार के काष्ठ में 40 से लेकर 80% जल की मात्रा होती है। टिम्बर में परिवर्तन होने पर यह 12 से 25 रह जाती है। यही कास्ट के टिम्बर कास्ट में परिवर्तन का सूचक होता है। इमारती लकड़ी तभी मानी जाएगी जब उसका जो पानी का लेवल है, जब वो सूख जाती है एकदम से। 40 से 80% मुख्यतः जल पाया जाता है कास्ट में, लेकिन जब वो टिम्बर में परिवर्तित की जाती है उसमें केवल 12 से 25% ही जल रह जाता है। अब है कास्ट के रासायनिक गुण। कास्ट के रासायनिक घटकों में सेल्यूलोज जो होता है उसमें 45 से 70% पाया जाता है। हेमी सेल्यूलोज 15 से 30% पाया जाता है और लिग्निन जो होता है वो 20 से 35% पाया जाता है। एवं टैनिन, फिनोलिक पदार्थ, तेल आदि होते हैं, ये सब उसके रासायनिक गुण में आते हैं, ये कास्ट में उपस्थित होते हैं। कास्ट में सेल्यूलोज एवं लिग्निन की मात्रा अथवा उसका अनुपात ही उसके भौतिक गुण को निर्धारित करता है। जो जो सेल्यूलोज और लिग्निन की मात्रा होगी और उनका अनुपात होगा उसके भौतिक गुणधर्म को निर्धारित करते हैं, जो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। लिग्निन एवं टैनिन की अधिक मात्रा कास्ट को टिकाऊ बनाती है। यदि लिग्निन और टैनिन जो है अधिक मात्रा में है तो कास्ट टिकाऊ होगी, और उच्च लिग्निन एवं टैनिन की अधिक मात्रा कास्ट को टिकाऊ बनाती है। लिग्निन कास्ट के कोशिकीय ढांचा के बीच में भरा होता है। जैसे ये इमारती लकड़ी है, कास्ट है, तो लिग्निन इसके बीच बीच में पाया जाता है। तो ये हो गए कास्ट के रासायनिक गुणधर्म। फिर एक लास्ट टॉपिक जो था कास्ट का संशोषण। कास्ट से इमारती लकड़ी प्राप्त करने की विधि। जो कास्ट है, आप एक ब्लूडी प्लांट देखोगे तो उसको फिर इमारती लकड़ी में लंबर में परिवर्तित किया जाता है। तो उसकी कौन कौन सी विधि अपनाई जाती है, कैसे उसको परिवर्तित किया जाता है, इसमें हम लोग उसके बारे में अध्ययन करते हैं। सीजनिंग ऑफ वुड। कास्ट से इमारती कास्ट या टिम्बर प्राप्त करने की विधि कास्ट संशोषण कहलाती है। कास्ट संशोषण को अंग्रेजी में सीजनिंग ऑफ वुड कहा जाता है। जल की अधिकता वाले कास्ट इमारती लकड़ी के रूप में प्रयुक्त किए जाने पर उनमें मुड़न, सड़न, फटन आदि देखने को मिलती है। जैसे कि उसमें क्या होता है, 70 से 80% जल पाया जाता है लकड़ियों में। तो जब ऐसी ही लकड़ियों का यूज़ आप लोग इमारती लकड़ी के रूप में करेंगे तो उसमें मुड़न हो जाती है, वो सड़ने लग जाती है, फटन आदि ये सब सारी चीज़ें देखने को मिलती है। इसीलिए और ऐसी कास्ट में समानतः 40 से 80% जल होता है। फर्नीचर या संबंधित कास्ट उत्पादन हेतु कास्ट में नमी। उसमें कास्ट में जो पानी होना चाहिए, जब आप उसको इमारती लकड़ी की रूप में यूज़ करते हैं, फर्नीचर हो गया और उससे संबंधित उत्पाद बनाने में करते हैं, तो उसमें केवल 10% या उसके आसपास ही पानी होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसमें सड़न फटन वगैरह आ जाएगी। जल की मात्रा कम कर अर्थात सुखाकर कास्ट के सामर्थ्य को बढ़ाने की प्रक्रिया कास्ट संशोषण कहलाती है, जिसे अंग्रेजी में सीजनिंग ऑफ वुड कहा जाता है। संशोषण निम्न दो विधियों में से किसी एक के द्वारा संभव होता है। दो विधियों द्वारा संशोषण कराया जाता है। सबसे पहली विधि है प्राकृतिक संशोषण, नेचुरल सीजनिंग। इसे ओपन एयर सीजनिंग भी कहा जाता है। नेचुरल सीजनिंग को ओपन एयर सीजनिंग भी कहा जाता है। इसमें लकड़ी को छाया या खुले स्थान पर ऐसे रख दिया जाता है कि चारों ओर से उसमें हवा लगे। फिर लकड़ी को इस प्रकार खड़ा करके रखा जाता है कि उसमें से धीरे धीरे नमी बाहर निकलती रहे, ऐसे उसको रख दिया जाता है। किसी भी रिसोर्स का यूज़ नहीं किया जाता है, पूरे नेचुरल रिसोर्स होते हैं। यह तरीका बहुत सस्ता है लेकिन ज़्यादा समय लगता है। आमतौर पर 12 से 25 महीने तक लग सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है। उसको सुखाने में 12 से 25 महीने लग सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, ये ज़्यादा उपयोगी नहीं होता है।
और इसमें लकड़ी की नमी 15% तक ही कम हो पाती है। और नुकसान क्या होता है, समय ज़्यादा लगता है और बारिश से इसको बचाना भी पड़ता है, नहीं तो बारिश में पानी गिरेगा तो फिर से उसमें नमी आ जाती है। फिर आ जाता है कृत्रिम संशोषण, जो कि सीजनिंग की दूसरी विधि है। इसे क्लीन सीजनिंग भी कहा जाता है। इसमें लकड़ी को एक खास चैम्बर, एक भट्टी जैसा चैम्बर होता है, उसमें रखा जाता है, जहां तापमान और आर्द्रता को नियंत्रित किया जाता है। ये जो तापमान और आर्द्रता हो गई, इन दोनों को उस भट्टी में, चैम्बर में नियंत्रित किया जाता है। लकड़ी जल्द सूखती है और इसमें नमी 10 से 12% रह जाती है। यह विधि महंगी होती है लेकिन बहुत तेज, प्रभावी और नियंत्रित होती है। और इसका फायदा क्या होता है? फायदा, समय की बचत, उच्च गुणवत्ता वाली लकड़ी प्राप्त होती है। तो ये आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।